राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रदेश में सभी पार्टी दिग्गज नेता की रैलियों और रोड शो का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही चुनाव को लेकर कई मुद्दे भी उठने लगे हैं। चुनाव प्रचार में रोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दे तो उठ ही रहे हैं, वहीं बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने में लग गई है। सीएम नायब सैनी तो लगभग सभी रैलियों में विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर ही रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को देश और जनता की चिंता नहीं होती है, सब अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेपी नड्डा के बयान में कितनी सच्चाई है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश की चुनावी सियासत में वंश, विरासत, परिवार और रिश्तेदारी का मुद्दा सबसे गर्म रहने वाला है। तो तमाम मुद्दों को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने 55-60 सालों तक समझते हैं लोग एक ही परिवार का शासन रहा है और लोग परिवारवाद से तंग हैं, और अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवारवादी ये जो पार्टी हैं इनसे छुटकारा मिले और कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो देश के हमारा शिखर के ऊपर जाए उसके बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग आज मिल करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बेल पर कौन कौन है? राहुल क्या है? बेल पर है, सोनिया बेल पर है, हुड्डा जेल पर बेल पर है, ये सब बेल पर है, लालू बेल पर है, या तो जेल में है या बेल पर है। ये सब लोग भ्रष्टाचार और सब परिवारवाद, सब अपने परिवार के लिए लगे। आपके लिए कोई नहीं लगा है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये अपने परिवार में फारूक उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने पर लगा हुआ है। बादल साहब थे तो सुखबीर के लिए लगे रहे, चौटाला परिवार अपने लिए लगे हैं। बाकी आप देखिए हर एक जगह वही चल रहा है। मुलायम के बाद अखिलेश आ गए, लालू के बाद तेजस्वी आ गए, पहले राबड़ी आई, फिर तेजस्वी, फिर तेजप्रताप, फिर मीसा, फिर बीना, ममता को अभिषेक दिखता है, केसीआर को केटीआर और कविता दिखती है। तो इसलिए ये सब परिवारवाद को, शरद पवार को सुप्रिया सुले दिखती है, उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे दिखता है, ये सब परिवारवाद। तो चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से हावी होने लगा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सियासी मुद्दे चल रहे हैं उसमें परिवारवाद पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरने की पुरजोर रणनीति बनाए हुए है। लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी तो इसको लेकर निशाना साध ही रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा जा रहा था, अब जेपी नड्डा की तरफ से भी निशाना साधा गया है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि राजनीति में आप परिवार, सियासत, वंश को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, वो कितना हावी है। मौजूदा राजनीति में ये पहलू क्या मायने रखते हैं, और अगर मायने रखते हैं तो फिर कितना मायने रखते हैं। लोग क्या इन सब चीज़ों को अब समझने लगे हैं, या फिर भी जो परिवार की राजनीति एक चलाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो रही है वो जनता भी उसी दिशा में जा रही है, वो भी उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे कि चुनाव में परिवारवाद कितना हावी है, क्यों आखिरकार परिवारवाद का ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, और परिवारवाद से क्या आप राजनीति को इतर करके देख सकते हैं। क्योंकि लगातार कुछ पार्टियों का अगर हम जिक्र करें तो अभी लोकसभा इलेक्शंस में भी अगर हम टिकटों के बंटवारे के लिहाज से भी देखें तो परिवारवाद से अछूते ये फैसले नजर नहीं आए हैं। टिकटों के बंटवारे में भी साफ तौर पर परिवारवाद की एक झलक जो है वो दिखाई दी है। तो ऐसे में क्या चुनाव में परिवारवाद हावी है, और अगर ये हावी है तो फिर जनता उसको कितना समझती है और वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेगी। परिवारवाद से छुटकारे की बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही तो जा रही है, लेकिन जिन परिवारों से राजनीति का रिश्ता रहा है और जो अपने आगामी राजनीतिक भविष्य को भी उसी के लिहाज से देखते हैं, क्या इतना आसान है उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना।
ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि राजनीति में जिन परिवारों का अपना एक रुतबा है, अपना एक दबदबा है, चाहते हैं कि राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़े, उन्हीं के वंशजों को टिकट मिले, वही आगे जाएं। लेकिन ऐसे में जनता उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, ये चुनावों के नतीजे भी अक्सर बताते रहे और आगे बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बहुत हावी है, क्योंकि इसको लेकर निशाना लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से साधा जा रहा है। कोई भी पार्टी इस चीज से अछूती नहीं है जो परिवारवाद को लेकर निशाना न साधती हो। कांग्रेस पार्टी पर लगातार इसके आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर अब सियासी सरगर्मियां जिस तरह से तेज हैं, चुनाव बेहद नजदीक हैं, और ऐसे में क्या इन मुद्दों का फायदा उठा पाएगी बीजेपी, या इसका दंश कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, या कार्यकर्ताओं में, नेताओं में या जनता में इसका कितना इम्पैक्ट जाएगा, ये अब वक्त बताएगा। राजनीति में जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दों का शोर है, चुनावी प्रचार प्रसार में जोर है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिन जगहों पर रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, वहां पर अलग अलग मुद्दों की छाप जरूर दिखाई दे रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जोर शोर से इसको लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। और साथ ही साथ जो बीजेपी है वो परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो उसका फिलहाल मौजूदा राजनीति में कितना असर है, एक व्यापक असर अगर हम हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में भी देखें तो एक बड़ा असर परिवारवाद की राजनीति का रहा है। लेकिन आज मौजूदा समय में कितने समीकरण बदले हैं, क्या जनता की सोच बदली है, क्या नेताओं की सोच बदली है, क्या परिवारवाद को वो किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि चुनावी नतीजे इसको लेकर साफ बयां करते हैं कि आप किस दिशा में आपका वोटर सोच रहा है, किस दिशा में वो वोट डालेगा। ये राजनीति का जो आगे का एक भविष्य है वो वोटर तय करता है, और वोटर ही ये सुनिश्चित करता है कि वो इन मुद्दों को किस तरीके से ले रहा है, जिन मुद्दों को जोर शोर से भुनाने की कोशिश चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से की जा रही है। तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि आज हमने ये मुद्दा उठाया है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं इस पर कि क्यों परिवारवाद का मुद्दा बार बार उठ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव में परिवारवाद कितना हावी है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर परिवारवाद की एक छाप एक दिखाई देती है किसी भी पार्टी में। परिवार के प्रभाव में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से भी बड़ा है क्या परिवारवाद का मुद्दा, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पर मुद्दे भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, क्या इनसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद हो चला है? कौन कौन है परिवारवाद के घेरे में, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि परिवारवाद को लेकर कुछ नेताओं पर लगातार हम देखते हैं कि तंज कसे जाते हैं, निशाने साधे जाते हैं। कौन कौन उस कैटेगरी में नेता है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रमन सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेघराज यादव जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमन सिंह जी, साथ ही इनेलो से ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं रमन सिंह जी आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद को लेकर किसी पार्टी को घेरा जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अलग अलग मंचों पर लगातार बीजेपी के नेता रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का दौर जारी है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आपका चुनावी शोर दिखाई दे रहा है, जिन मुद्दों को लेकर आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्या वो परिवारवाद का मुद्दा आपको हावी होता दिखाई दे रहा है? रमन सिंह जी। देखिए सोनल जी, बात सीधी और स्पष्ट है। आज परिस्थितियां देश की क्या है वो सबके सामने है। बीजेपी सरकार के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। हरियाणा प्रांत जो है एक किसान की भूमि है, भारत का अन्नदाता यहाँ रहता है, उस पे ये लोग चर्चा नहीं चाहते। 30 से 35 बार जिस प्रांत के अंदर पेपर लीक होके कैंसिल हुआ है उस पे ये चर्चा नहीं चाहती। महंगाई चरम सीमा पे है सोनल जी, उस पे कोई चर्चा नहीं चाहता। हालात ये हो चुके कि सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था आज बेरोजगारी का आलम ये है सोलन जी कि हरियाणा प्रांत के कम से कम लाखों बच्चे अपनी जमीनें बेच के डोंकी के रास्ते विदेशों में प्लान कर गए। क्या ये मुद्दा नहीं था? क्योंकि मैं आपको बड़े गंभीर मुद्दे पे लेके जाना चाहता हूं, और जो आपका सवाल है मैं उसका भी जवाब बड़ी स्थिरता से दूंगा। क्योंकि गांव, शहर, कस्बों में नशा चारों तरफ फैल चुका है। माँ बाप की पूंजी क्या होते हैं? उसके बेटा और बेटी। हालात ये हो चुके हैं आज सोनल जी कि जमीनी धरातल की सच्चाई कुछ और है। आज नड्डा साहब यहाँ पे आए, उनका स्वागत है हरियाणा की धरती पर, लेकिन वो किसान पे नहीं बोलेंगे। अगर 3 काले कानून इतने ही अच्छे थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? आज नड्डा साहब ये बताते कि ये सरकार अल्पमत में है, सरकार बहुमत खो चुकी है, उस पे नहीं ये लोग बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सोनल जी, आपका चैनल बड़ा परसी चैनल है,
लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि उस मुद्दे पे ना आए जो मुद्दा जमीनी धरातल का है, तो इधर उधर की बात करो। आज आप देखिए हरियाणा में गुंडागर्दी का ये आलम है कि कोई किसी से फिरौती मांग लेता है, कोई किसी से को गोली मार देता है। प्रशासन नाम की चीज, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात कर दो कि ध्यान जो मुद्दे हैं हरियाणा प्रांत के, अगर 9.5 साल के मुख्यमंत्री इतने ही बेहतरीन थे इनकी नजरों के, इनके बातों के हिसाब से, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं ना। अपने आप को छुपाने के लिए एक ऐसी बात कर दो कि जो हरियाणा के सैकड़ों मुद्दे हैं आज, कि उनसे ध्यान भटकाया जाए। ठीक है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हम किसान के साथ हैं, युवा के साथ हैं, बेरोजगारी का जो आलम है उसके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात सोलन जी, मैं आपके मुद्दे का भी, आपने जो सवाल किया, मैं उसका बहुत भी जवाब जल्दी से, देता समय हूं। नहीं है रमन सिंह जी, बहुत। देखिए आज राजनाथ जी के बेटे राजनीति में है, वो परिवारवाद नहीं है। हमारी स्वर्गीय हरियाणा की बड़ी ही नेता रही हैं बहन सुषमा स्वराज जी, आज उनकी बेटी राजनीति में, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो परिवारवाद नहीं। आज इनके जिन्होंने हरियाणा की बेटियों के साथ, आप तो एक नारी शक्ति का स्वयं हिस्सा है सोनल जी, जो इनके भूषण जी थे, वो जो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। मैं अगर ऐसे बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में इनके भी सैकड़ों एग्जाम्पल गिनवा सकता हूं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार इधर उधर की बात ना करे, मुद्दों पे आए, मुद्दे हरियाणा के मुद्दे बताएं कि हरियाणा में। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी से। नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सोनल जी, देश की विरासत आज देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश को विरासत दे रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आस्था के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे रोडों की कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, रेल कॉरिडोर के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे डिजिटल पेमेंट में। बार बार ये मुद्दों की, बार बार ये देश के लिए बात करते, मैं बताता हूं कि पहली रैंक पर ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में 46% शेयर के साथ भारत पहले स्थान पर है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में ही हुआ। पहला देश बना भारत पूरी विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर, जो साउथ पोल पर, चांद पर पहुंचा, ये भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब हो पाया है। दूसरे रैंक पर ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज देश नंबर 2 पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले फोन होते थे मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन फलाना, आज होते हैं मोबाइल फोन हमारे मेड इन इंडिया, और हम दूसरे नंबर की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आज ग्लोबल के अंदर है इंडिया में। ये मोदी जी का विजन है। हम सेकंड रैंक पे हैं क्रूड स्टील प्रोडक्शन के अंदर, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विजन है। आज इतना बड़ा विजन है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, लेकिन फिर भी मंचों पर सिर्फ परिवारवाद का शोर सुनाई देता है। क्यों नहीं ये बातें गिनवाई जाती हैं? क्यों नहीं इन बातों का शोर सुनाई देता है? सोनल जी, सभी बातों का सुनना चाहिए और सभी बातें बोली भी जाती हैं। आज हम रोड कनेक्टिविटी के मामले में, रोड नेटवर्किंग के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे हैं। अंतरराष्ट्रीय मिलेट हब किसने बनाया देश के लिए? अंतरराष्ट्रीय मिलेट हब की बार ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अब की बार बनाने जा रहे हैं देश को, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। अब मैं बात अगर परिवारवाद की करूं तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी ही पार्टियों में परिवारवाद है। वो कैसे परिवारवाद है? आज मेरे भाई रमन सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी गिनाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब से आजाद हुए हो तब से लेकर आज तक कांग्रेस पर सिर्फ एक परिवार का राज है, क्या भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी पर अगर एक ही परिवार का राज आपने देखा हो कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर या पूरे देश के अंदर, तो हमें बताएं। हम आपको बताते हैं कि आप गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे, गांधी परिवार से बाहर आप लोग नहीं निकल पाए। नेहरू जी लगा लो, इंदिरा गांधी लगा लो, राजीव गांधी, संजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, दामाद वाड्रा, यहां तक तो इनका आलम है। कश्मीर में अगर चले जाएं, शेख साहब, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र में चले जाएं, पाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया, यूपी में चले जाएं, मुलायम सिंह, अखिलेश, रामगोपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, डिम्पल, प्रतीक, आदित्य यादव, पता नहीं कितने। बिहार में चले जाओ, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, निशा, सभी एक लाइन में लगे। तमिलनाडु में करुणानिधि, कानिमोई, स्टालिन,
अलग रही, सबके सब मतलब पूरे के पूरे उसमें आज हमारे देश में एक ही परिवार की राजनीति में एक ही पार्टी, एक ही आदमी की पार्टियां चल रही हैं, एक ही परिवार की पार्टियां चला रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन की पार्टी है, जिसमें हर एक आदमी सोच सकता है कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, हो सकता है मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। इनकी पार्टी में गिनाए ये जितनी भी पार्टियों के नाम आज मैंने गिना है पूरे देश के अंदर, जितनी पार्टी अलग अलग स्टेट के अंदर है, इन्होंने अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दिए। नया उदाहरण अरविंद केजरीवाल, नया उदाहरण है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। उन्होंने तो जेल में जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी उन्होंने। केजरीवाल जी बाहर आ गए। ठीक है, पता है मेरे को, कुर्सी नहीं छूटी, लेकिन ठीक है। अरविंद केजरीवाल को तो आज अंतरिम जमानत मिल गई है। खैर ओंकार, और ये बार बार बात कर रहे हैं कि किसानों का मुद्दा होना चाहिए। ठीक है ओंकार सिंह, आम आदमी पार्टी के साथ है जिसने एसवाईएल का पानी नहीं दिया। ठीक है पंकज जी, ओके। ओंकार सिंह जी आप कुछ कह रहे हैं? सोनल जी, देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन काट दिया जाना, पीले कार्ड काट देना, पोर्टल, दुनिया भर के मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन आज इन्हें परिवारवाद क्यों याद आ रहा है? जब धर्म और परिवार की बात आए तो लिखा हुआ है, इसका मतलब है राजा डरा हुआ है। आज अगर नड्डा जी पंचकुला आए, वहां आके उन्होंने परिवारवाद की बात करी, जरा उनसे ये तो पूछ लेते कि पंचकुला से खड़ा कौन है? बंतो कटारिया की क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ रतनलाल कटारिया की पत्नी है। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन बता दो उनकी, कोई अचीवमेंट बता दो। ओंकार सिंह जी, फिर तो नाम सुनैना चौटाला का भी सामने आएगा आपकी पार्टी से। केवल एक महिला को आपने टिकट दी 10 सीटों में से, कितनी महिलाओं को टिकट मिली है, ये खैर एक इतर मुद्दा है। लेकिन अगर परिवारवाद की बात आती है, आप इस तरीके की बात करते हैं, तो फिर तो आपके नेता भी उस कैटेगरी में आएंगे ना। मैं भी करता हूँ। सुनिए, आपने सुनैना चौटाला का नाम लिया। सुनैना चौटाला और बाबे सिंह चौटाला का परिवार अलग है, आपको शायद नहीं मालूम। सुनैना चौटाला उनके कजन की वाइफ है। तो वो एक परिवार नहीं है क्या? वो परिवार एक नहीं है क्या ओंकार सिंह जी? नहीं, ये नहीं मानते। सोनल जी, मैं मुद्दे पे आता हूँ। ओंकार सिंह जी नहीं मानते। सोनल जी, इनसे ये पूछिए, पंकजा मुंडे कौन है? गोपीनाथ मुंडे की बेटी। और इसके अलावा अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? बांसुरी शर्मा कौन है? सुषमा स्वराज की बेटी। अगर परिवारवाद की लिस्ट लेंगे ना, तो बीजेपी की लिस्ट कई गुना लंबी निकलेगी। लेकिन एक बात में इनका प्लस पॉइंट है, वो मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने या फिर मोदी जी बने, इनका परिवार ही नहीं है परमात्मा की कृपा से। अगर परिवार ही नहीं है तो परिवारवाद में कहां जाएंगे? ये तो इनकी मजबूरी है। अगर मोदी जी शादीशुदा होते, इनके बच्चे होते तो पता लगता। चलिए ठीक है। अगर वाजपेयी जी की शादी हुई होती तो पता लगता। आज परिवारवाद की बात करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी अपनी पार्टी में बहुत से परिवारवाद के मुद्दे बैठे हैं। आज अगर जरूरत है, हमें महंगाई गरीबी पे बात करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी। एक राजा को गारंटी देनी पड़ रही है वोट लेने के लिए। सोनल जी, ये तो इनसे पूछिए कि ऐसी गारंटी की बात आई कैसे? क्या मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है? ठीक है। क्या प्रशासन के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है? एक मिनट में बात पूरी करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी भी तो क्या दी? 82.5 करोड़ लोगों को मात्र 5 किलो अनाज फ्री। अरे भाई, गारंटी देनी है तो बेरोजगारी की दे दीजिए, गारंटी देनी नौकरी की दे दीजिए, पहला दिन वापसी की गारंटी दे दीजिए। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कमाया है, उनका सारा हिसाब देने की गारंटी दे दीजिए। ये गारंटियां नहीं देंगे। ये गरीब को गरीब बनाने वाली सरकार है। आज अमीर और गरीब की खाई इस तरह बढ़ चुकी है, मात्र 82 लोगों के पास देश का 78% पैदा है। ठीक है, ये स्थितियां। ठीक है ओंकार सिंह जी, देखिए अगर परिवारवाद की बात आती है तो देखिए मेघराज जी, कोई भी पार्टी फिलहाल अगर हम हरियाणा की राजनीति में भी देखें तो अछूती तो नहीं है इस चीज से। मुद्दा चाहे बेशक जोर शोर से उठाया जाए। नमस्कार जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को अपनी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से नमस्कार। जहां आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की, देखिए आज जहां इलेक्शन हो रहा है, सब इतने सारे मुद्दे हैं, उन सबको छोड़कर परिवारवाद की बात की जा रही है। आप ये देखिए, हर एक प्रवक्ता भाई ने अपने अपने हिसाब से परिवारवाद की डेफिनेशन दी है। और मैं देखता हूं कि जब भी इलेक्शन आता है तभी बीजेपी परिवारवाद का एक टॉपिक छोड़ देती है, जिससे जो मुद्दे हैं उनको भटकाया जाता है। अभी आपने सुना होगा, हमारे प्रवक्ता भाइयों ने अलग अलग तरीके से परिवार, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे किसी भी
नेशनल या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में हो, तो हर जगह है। दूसरा, जहां परिवारवाद की बात की जाती है तो परिवारवाद रहेगा नहीं रहेगा, उसका जो है मेन डिस्कशन, वो जो डिसीजन होता है कौन लेता है? वो मतदाता लेता है। मतदाता डिसाइड करता है कि मुझे किसको, इंडिविजुअल को जिताना है, पार्टी को जिताना है, परिवार को जिताना है। वो हम और आप, कोई पार्टी नहीं करती है, वो डिसाइड करता है मतदाता कि हमें किसको जिताना है। किसके बेस पे करता है? वो उसके काम के बेस पे करता है कि उस पार्टी ने, उस परिवार ने, या जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बनते हैं उस टाइम पे, तो मतदाता डिसाइड करेगा कि मैं वोट किसको देता हूँ। ये कोई बीजेपी, जेजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी डिसाइड नहीं करती है। अगर मतदाता चाहे कि उसको नहीं बनाना, किसी परिवार से हो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां तक जेजेपी की बात आती है, जेजेपी एक पार्टी विद प्रोग्राम है जिसने डे वन से, आप ये देखिए, हम 5 साल की पार्टी है, 5 साल में हमने पूरा अपने मुद्दों के हिसाब से राजनीति की है, ना किसी परिवार को लेके कुछ। आप ये देखिए, हमारे कैंडिडेट्स को देखिए, 10 के 10 कैंडिडेट है हमारे, पूरे यूथ और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, और जिन लोगों ने समाज के अंदर सेवा की, भी झेलना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। रमन सिंह जी, देखिए सोलन जी, मैं मुख्य मुद्दे पे भी आ जाता हूं। आज नड्डा साहब ने जो परिवारवाद की बात की है, लेकिन शायद उसके बाद मुझे आज इस मुद्दे पे आना पड़ा। वो भूल गए हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी है, राजीव गांधी जी ने शहादत दी है, और राहुल गांधी जी एक शहीद के बेटे। इतिहास गवाह है इस बात के लिए। इस परिवार का जो योगदान इस देश के लिए रहा है, सब जानते हैं। जिन्होंने अपनी इस देश के लिए जान दे दी। आज जेपी नड्डा जी को एक पार्टी में पद दिया गया है, उस पद की भी एक गरिमा है, मैं उस पद का सम्मान करता हूं। लेकिन क्या ऐसा कोई इतिहास है जो जेपी नड्डा जी ये बताए देश के लिए मैंने ये किया है? एक बनी हुई पार्टी, जीती हुई पार्टी में एक अध्यक्ष का पद लेना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहां भी बहुत सारे अध्यक्ष बने हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मुद्दे पे बात रहे। लेकिन उन्होंने जो परिवारवाद की बात कही है, मैं कुछ सेकंड और लूंगा। जब ये उद्धव ठाकरे जी के साथ सरकार चलाते हैं एनडीए में, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। जब पासवान जी के साथ ये सरकार चलाते हैं, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। जब इन्होंने हरियाणा में 4.5 साल जेजेपी के साथ सरकार चलाई, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई दिया। आज सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनल जी परिवारवाद की बात करते हैं। हम चाहते हैं किसान पे बात हो, हम चाहते हैं रोजगार पे बात हो, हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, हम कर्मचारियों पे बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो सिर्फ, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नड्डा जी आज ये बात कहते कि हमारे पास बहुमत है और कल साबित करके दिखाते। ठीक ठीक। ये सरकार अल्पमत में है, सबको पता है। श्याणी जी और मनोहर लाल खट्टर जी दोनों चुनाव हार रहे हैं। अगर आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से हम मानते हैं कि पहले बहुमत की परिस्थिति कुछ और थी, हमने तो नहीं कहा। आज इनके पास मेजोरिटी है नहीं और ये लोग भाग रहे हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, इसी पर मैं आपसे जवाब ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। जी सोनल जी, सरकार अल्पमत में है, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। बार बार परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया, जिस तरीके से कह रहे हैं अभी रमन सिंह जी भी, कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर चर्चा ना होकर जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं हरियाणा की, उससे लोगों को दूर रखा गया। सोनल जी, सरकार अल्पमत में हो तो हम बात करें। हम तो कहते ही नहीं कि हमारी सरकार अल्पमत में है। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा हो या नायब सैनिक जी, हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने फिलहाल सरकार अल्पमत में नहीं है क्या? डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या सरकार अल्पमत में नहीं है? सरकार बिल्कुल, आप आंकड़े आगे क्या जुटा पाएंगे, किस तरीके से समीकरण साधेंगे, वो समय की बात है। लेकिन फिलहाल अगर इस मंच पर अगर हम कहें कि सरकार अल्पमत पर में नहीं है, तो वो बात गलत होगी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आंकड़ों के लिहाज से आपको ये बात तो समझनी होगी कि फिलहाल 2 सीटें हमारे खाली हैं, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल सरकार अल्पमत में है। आगे बोलिए। जब भी हमें
राज्यपाल जी महामहिम जी कहेंगे कि आपको आज अपना दिखाना है, फ्लोर टेस्ट करके दिखाना है, हम लोग तैयार हैं। हम तो पीछे हट ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। खरीदोगे, अरे आप लोग टेंशन ना लें। वो उनकी समस्या है ना ओंकार सिंह जी, वो कैसे अपना बहुमत जुटाते हैं, वो हर पार्टी देखती है अपनी तिकड़मबाजी। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप भी हर संभव कोशिश करते। ये राजनीतिक पार्टियों का किरदार है, हर व्यक्ति अपने तरीके से कोशिश करता है। ठीक है, एक एमएलए है आपके पास, आप ना उछले ज्यादा। अरे पंकज जी क्या करोगे? क्या आपके एमएलए बिकेंगे क्या? अरे आपका एमएलए बिकाऊ है क्या? आपका एमएलए बिकाऊ है क्या? आप क्या बता दें? अरे आपका एमएलए बिकाऊ है शायद। ठीक है, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी माफी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपका, रमन सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, मेघराज यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में हावी है और आज से नहीं, पिछले लंबे समय से जब से हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे ने हवा पकड़ी है, उसके बाद हर रैली में लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जाता है परिवारवाद को लेकर। लेकिन क्या इस मुद्दे को जनता उस तरीके से एक्सेप्ट करेगी जिस तरीके से वो मैसेज जनता के बीच देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, और वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा, जनता इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, ये समय बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।